बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इस वाले चैप्टर के हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा खेती में सुधार की ज़रूरत की, जो खेती थी उसमें सुधार की ज़रूरत क्यों थी, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी। तो हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम्स क्या आई थी, ये वाला टॉपिक हम मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि स्थायी बंदोबस्त में प्रॉब्लम क्या थी लोगों को। तो लास्ट टाइम हम ये सारा जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक नई व्यवस्था की। जब स्थायी बंदोबस्त सक्सेस नहीं हो पाई थी वो व्यवस्था, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें ज़मींदारों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि उनकी ज़मींदारी जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया था कंपनी ने, तो वो टैक्स उतना पे नहीं कर पा रहे थे और अगर नहीं दे पाते थे तो उन्हें मतलब उनकी जो ज़मींदारी थी वो नीलाम कर दी जाती थी। और ब्रिटिशर्स को ये लगता था, कंपनी को ये लगता था कि वो ज़मींदार हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मतलब हमने तो फिक्स कर दिया है लगान, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं और फिर ऊपर का पैसा उन्हीं की जिम्मेदार है। तो प्रॉब्लम, किसान इस वजह से परेशान थे क्योंकि उनकी मतलब सिचुएशन ऐसी थी, जितना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, खेती में सुधार नहीं हो रहे थे, उससे ज़्यादा तो कहीं उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था कर्जा ले लेके। तो वो किसान भी परेशान थे, सभी परेशान थे। आप देखोगे कंपनी भी परेशान थी और जो ज़मींदार थे वो भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे। तो एक नई जो व्यवस्था है वो लेके आए थे। अब इस व्यवस्था को कौन लाया था, मतलब कौन सी व्यवस्था थी, इसको कौन लाया था, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी तो कंपनी को लगने लगा था कि फायदा जो है वो जमींदारों को हो रहा है और हमें क्या है, जो हमने राजस्व करने की जो विधि अपनाई है, मतलब जो एक तरीका अपनाया है, टेक्निक अपनाई है, जो स्थायी बंदोबस्त रखा है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो फिक्स आमदनी होती है, हमारी आमदनी बढ़ ही नहीं रही है और जो क्या है जमींदार वगैरह उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें यकीन हो चुका कि अब उन्हें बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो स्थायी रूप से राजस्व तय करना काम कैसे चल सकता था कि अब कंपनी को लगता था कि हमारे जो खर्चे हैं उनको अब उसके लिए इंग्लैंड से तो पैसा आएगा नहीं, अब यहीं पे उन्हें कुछ अरेंजमेंट करना है। तो वो क्या करेंगे कि हमने जो राजस्व है वो तो फिक्स कर दिया है, वो तो इतना फिक्स अमाउंट है, वो फिक्स है, इतना ही आएगा, तो आमदनी बढ़ेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, अब जो ये स्थायी हमने राजस्व तय किया है उसमें बदलाव चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अब यहाँ देखो उत्तर पश्चिमी प्रांत से मतलब सिर्फ मतलब भारत से नहीं है, जैसे आपका एक मिनट, ये इंडिया है, यहाँ आपका ही बंगाल है। तो बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांत कौन सा कहलाएगा, इधर ही तो कहलाएगा, इधर उत्तर और ये बंगाल का पश्चिम यही हुआ। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके बिहार वगैरह ये सारे जो हो गए आपके स्टेट वगैरह आज के टाइम के, वहाँ की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश वगैरह ये वाले एरिया, उनकी बात कर रहा है। और ज़्यादातर ये यूपी और बिहार वाला एरिया ही कवर कर रहा है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं वो आज के टाइम में कहाँ कवर होता है, वो हिस्सा उत्तर प्रदेश में, के लिए हॉल्ट मैकेंजी, बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यवस्था है वो स्टार्ट किसने किया, सजेस्ट किसने की थी। तो जो ये व्यवस्था स्टार्ट की थी, अभी व्यवस्था का नाम भी आएगा, इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे लागू 1822 में किया गया था। और मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारत के समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, कि उन्होंने मतलब जो मैकेंजी था उसका ट्रस्ट था कि जो उत्तर भारत है
वो वाला जो है वहां पर गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव इसलिए क्योंकि लोगों को मतलब उनसे गांव से बहुत प्यार है, लगाव है कि भाई हाँ मेरा गांव मेरा देश वाला फीलिंग, मतलब जो है कि जो सब कुछ है वो मेरा ही गांव है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें एक गांव एक महत्वपूर्ण इकाई है इस संस्था की। अब उसने देखा कि भाई जब वीकनेस यही है तो इसी पे कुछ करना पड़ेगा। पहले एक बार बेटो ये कवर कर लेते हैं महाल क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आएगा फिर दिक्कत करेगा, ये ऊपर चला जाएगा हमारा। महाल क्या है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी और एक गांव या एक समूह होता था। महाल क्या था? मतलब अभी हम जो व्यवस्था पढ़ रहे, एक नई व्यवस्था आई थी, तो वो व्यवस्था थी मालवाड़ी व्यवस्था। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि ये महाल आपको समझ में आ जाए। तो ये मालवाड़ी व्यवस्था आएगी। ब्रिटिश जो दस्तावेज हैं, अगर जो ब्रिटिश रिकॉर्ड हमें मिलते हैं, उनके अनुसार महाल एक क्या है? राजस्व की एक इकाई थी, मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं। और ये ग्रुप क्या होता था? एक गांव का या एक गांव का या गांव का एक समूह हो सकता था, मतलब वो हो सकता था, उसको महाल कहा गया। मतलब जैसे या तो एक ही गांव अगर बड़ा है तो वो एक ही गांव है और वहां से टैक्स पे कर रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं पूरे गांव का, तो वो क्या हो गया? महाल हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिला के और वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो भी एक महाल हो गया। तो उस टाइप के भी मतलब महाल होते थे। महाल उन्हें कहा गया था जो ग्रुप में, मतलब एक गांव में लोग इकट्ठा होकर वो टैक्स पे कर रहे थे, तो इसी को महालवाड़ी प्रथा भी कहा गया था। महाल से मतलब यहाँ आपका गांव से है या एक गांव के समूह से है, सीधा सा मतलब है इसका, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बच्चों ये पूछ लिया जाता है मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेंजी की। तो हॉल मैकेंजी जो थे, उन्होंने क्या किया? एक नई व्यवस्था तैयार की थी। वो व्यवस्था क्या थी? एक मिनट, उनको व्यवस्था मतलब उनको विश्वास था कि जो आपकी ये गांव है एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये जो गांव है बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। भाई टैक्स कहाँ से लोगे? तुम इन्हीं गांव वालों से ही तो लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इम्पोर्टेंट इकाई है। और आपको क्या करना है कि जो ये है इनको बचा के रखना है गाँव को, मतलब ये जो सामाजिक संस्था है इनको बचा के रखना है गाँव को। और उसके आदेश पे, किसके आदेश की बात हो रही है? मैकेंजी पे। तो उसके आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया? जैसे गांव के कलेक्टर जो होते थे, जो मतलब उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये अपॉइंट किए हुए थे, कलेक्टरों ने क्या किया? गांव-गांव का दौरा किया, मतलब घूमे फिरे, देखे उन्होंने कि क्या हाल है, मतलब एक तरह से जिसे हम सर्वे कहते हैं वो करने के लिए। तो जमीन की उन्होंने जांच की, जगह जगह किए, उन्होंने देखा जमीन कैसी है, उपजाऊ है नहीं हो, कितने इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, या खाली पड़ी है, ऐसी पड़ी हुई बंजर है, कैसी है। उन्होंने खेतों को भी मापा कि कौन से कितना एरिया कवर कर रहा है, ये खेत कहाँ किस तरह से एरिया कवर हो रहा है। विभिन्न समूह के उन्होंने रीति रिवाज भी देखे थे लोगों के कि कैसे कैसे रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? वो जानने के लिए, ताकि वो जो नई व्यवस्था लागू करें वो किस तरीके से की जाए। तो रीति रिवाजों को उन्होंने विभिन्न रीति रिवाजों को दर्ज किया। उन्होंने गांव के मतलब रिकॉर्ड किया। दर्ज करने से मतलब उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे एक तरह से। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव का या ग्राम समूह जिसे महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अब उन्होंने क्या किया? सारा रिकॉर्ड रखा, उनकी जमीन की कितनी बड़ी है उसको मापा, कैसी जमीन है, उपजाऊ नहीं है, यहाँ से कितना मतलब उनको टैक्स उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ के लोगों के आसपास के उनके रीति रिवाज कैसे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक एक मतलब इसको नोट डाउन किया, या जो उन्होंने गांव के एक एक खेत को अनुमानित की, मतलब अपना एक अनुमान लगा के एक हिसाब से, और राजस्व उन्होंने जोड़कर अब क्या है वो जो टैक्स देने का या राजस्व देने का जिम्मा कैसे रख दिया? गाँव वाइज। मतलब पहले क्या था कि आप किसान वाइज दे रहे थे, पीसेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, जमींदार को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब उन्होंने कह दिया कि अब गांव के हिसाब से कि भाई हमें इस महाल से मतलब इस गांव से हमें इतना टैक्स चाहिए, मतलब उन्होंने वो चीज फिक्स कर दी थी। यहाँ भी आप देख रहे हो फिक्स, और लेकिन ये फिक्स क्या करेंगे, इसमें और भी चेंज होंगे, मतलब किस तरीके से क्या करेंगे। तो एक ग्राम समूह जिसे महाल मतलब महाल कहते हैं से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता है कि भाई कितना वहाँ से। ये टॉम्स मुनरो की क्या है पिक्चर दिखा रखी है आपको, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल है एक,
इनका कार्यकाल 1819 से मतलब 1826 मतलब बताया जा रहा है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, मतलब ये जो टैक्स उन्होंने किया था ना कि मतलब इस गांव से इतना इतना, तो वो परमानेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हाँ टाइम के साथ हम इसे बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, फिक्स नहीं है। जैसे पहले फिक्स कर दिया था ना, अब उन्हें समझ में आ गया कि अगर हमने फिक्स कर दिया, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया किसानों का, तो हम मतलब अगर एक्स्ट्रा हमें इनकम करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी के लिए ये है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। संशोधन मतलब चेंज की, बदलाव की उन्होंने गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के जो मुखिया उसको सौंप दिया। कि पहले तो क्या था कि जमींदारी दी जाती थी जमींदारों को कि भाई तुम लोग क्या है टैक्स इकट्ठा करोगे और हम तक दोगे, तो वो क्या है जितनी स्थायी की गई थी, परमानेंट की गई थी, उतनी दे देते थे, बाकी को अपने जेब में रख लेते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई ये जो जमींदार वगैरह कोई नहीं है बीच में, अब सीधा सा है कि गांव का मुखिया इकट्ठा करेगा और हमें सौंप देगा। तो इस व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा, मालवारी व्यवस्था कहा गया, या इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मालवारी बंदोबस्त का नाम से जानते हैं। कि यहाँ मतलब पूरा एक गांव या एक महल जो आपको टैक्स पे कर रहा है, वो व्यवस्था क्या कहलाई, मालवारी व्यवस्था। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुनरो व्यवस्था। क्यों, अब ये तो है नहीं कि जिस तरह से स्थायी जो बंदोबस्त था वैसे ही मालवारी व्यवस्था थी, इसमें भी कमियां थी, कोई भी व्यवस्था परफेक्ट तो थी नहीं। अब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम थी और होनी भी थी। तो अब आगे जो इस व्यवस्था में क्या सुधार किए गए थे, क्या बदलाव किए गए थे, या इसके बाद कौन सी व्यवस्था आई थी, उसमें क्या था, क्या बदलाव किए गए थे, ये सारा कुछ हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।